ओके, तो पैटर्न में आपको आइडिया होना चाहिए कि सीपीसी में हमारे पास क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो दो चीज है, दो बुक्स है, सीपीटी की बुक होती है एक, और दूसरा आईसीडी का बुक होगा, और तीसरा भी एक होगा, वो होगा एचसीपीसीएस हिक्टिक्स, है ना। तो तीन बुक्स हमें दी जाएगी एग्जाम के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे हमारे पास में? पहले 150 होते थे, अभी क्या है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 4 आवर्स का होगा, 4 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो 4 आवर्स में 100 क्वेश्चन करने होंगे। और पासिंग स्कोर जो है वो 70% रहेगा, मतलब कि मिनिमम 70% चाहिए। ठीक है, अगर 69 भी है तो वो फेल ही माना जाता है। तो हमें 70% मिनिमम स्कोर करना है, तो ऑब्वियसली 70% मिनिमम स्कोर करना है। तो टारगेट जो है हमारा कितना होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। टारगेट हम कितना लेके चलेंगे, 85 to 90। ठीक है, तो 85 to 90 का हम्म। हमारा टारगेट रखेंगे, और उसके हिसाब से हम मेहनत करेंगे। उसके हिसाब से हम डेली बेस पे जो भी कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो बस वो आपको फॉलो करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, पासिंग रेंज में आ जाओगे। तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो बॉडी सिस्टम में सीरीज जो है वो सीपीटी की सीरीज है। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्री मतलब कि स्किन रिलेटेड जो है 10,000 सीरीज, उसमें से 6 क्वेश्चन होंगे। मस्कुलोस्केलेटल 20,000 सीरीज, उसमें से भी 6 होंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब कि कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी दोनों का मिला के 30,000 होता है, तो उसका भी 6 क्वेश्चन होगा। मतलब कि कार्डियोवास्कुलर का 3 और रेस्पिरेटरी का 3, इस तरह से। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही है, मतलब 40,000, तो उसका 6 क्वेश्चन है। यूरिनरी मेल फीमेल जेनिटेलिया, तो उसका 50,000 का सीरीज होता है, इसमें से 6 क्वेश्चन, मतलब कि तीन क्या चैप्टर है इसमें सीपीटी में अलग अलग। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, मेल जेनिटल और फीमेल जेनिटल, ऐसा करके 3 चैप्टर है, लेकिन तीनों का सीरीज एक ही है, 50,000। और ये 6 क्वेश्चन होंगे। फिर ऐसे ही नर्वस सिस्टम, आई और ईयर्स, तीन अलग अलग चैप्टर है, सीरीज एक ही है, 60,000, उसमें से भी 6 आएंगे। फिर ईएनएम है, तो ईएनएम में इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट में 6 क्वेश्चन होंगे। फिर एनेस्थेसिया, तो उसमें 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एनेस्थेसिया बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, तो इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। रेडियोलॉजी है, उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, 70,000 सीरीज। लैब एंड पैथ 80,000 सीरीज, 6 क्वेश्चन। मेडिसिन 90,000 सीरीज, सीपीटी की सीरीज, और 6 क्वेश्चन। फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी के 4, और एनाटॉमी के 4, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। आईसीडी 10 सीएम डायग्नोसिस, तो ये प्योरली आईसीडी के ही रहेंगे, उसमें और कोई भी होगा नहीं। आईसीडी का गाइडलाइन जो होगा ना, उसके ही बेस पे 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर इक्टिक्स के 3 होंगे क्वेश्चन। कोडिंग गाइडलाइंस, ठीक है, कोडिंग गाइडलाइंस मीन्स आइदर इट इज सीपीटी गाइडलाइन और आईसीडी वॉट एवर, 7 क्वेश्चन। कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी के 3 क्वेश्चंस। केसीस, केसीस का मतलब क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, ऑपरेटिव रिपोर्ट। ठीक है, तो उस तरह के दस हाँ जी। क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये कुल हम्म। मिला के आपको 100 क्वेश्चन होंगे, और 4 घंटे में आपको करना होगा, मतलब 4 घंटे में करना होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन हम उसी हिसाब से करेंगे कि हमारे लिए वो काम आसान हो जाए। ठीक है, तो वो मैं आपको तरीके सिखाऊंगा, तो आपको बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आराम से हो जाएगा। और ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, सीपीटी में हमारे पास 1 से लेकर के 18 नंबर तक की है, और इसके अंदर एक फिक्स भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, आप देख सकते हो, 18 चीजें हैं। ठीक है, नंबर वाइज। और हम्म। आईसीडी में हमारे पास क्या होता है कि चैप्टर होता है। ठीक है, तो चैप्टर टोटल हमारे पास 22 चैप्टर होते हैं आईसीडी में, तो उसकी गाइडलाइन हमें पढ़नी होगी। ठीक है, तो आईसीडी की गाइडलाइन में 22 चैप्टर है, उसमें से 4 ऐसे हैं जिसकी कोई गाइडलाइन है ही नहीं। ठीक है, ये जो डार्क में है ना, 3 नंबर और 8 नंबर, 11 नंबर और 22 नंबर, उसकी कोई ज्यादा लंबी गाइडलाइन नहीं है, मतलब इसमें तो कोड ही है, गाइडलाइन कुछ है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें कितना है कि 18 चैप्टर को गाइडलाइन में पढ़ना है। ठीक है, ठीक।
लेकिन गाइडलाइन ही है, मतलब कि गाइडलाइन करोगे ना तो ही हो पाएगा। 1 मिनट। हम्म। ओके, तो 18 चैप्टर की गाइडलाइन है बेसिकली हमारे पास पढ़ने के लिए आईसीडी में से, और ये सीपीटी में से इतना सारा है पढ़ने का। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमारे कुछ रिलेटिव होंगे, आस पड़ोस में रहने वाले होंगे, तो क्या है कि वो हमें याद ही रहता है नाम, है ना, दादाजी दादी जी नाना नानी चाचा अंकल, वो जो भी होंगे घर वाले, वो याद क्यों रखता है, हाँ रह जी। जाता है, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंटली हमारा आमना सामना होता रहता है, हमारा उनके साथ में व्यवहार बना रहता है, तो वो याद रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कुछ चीजें एकदम हम्म। माइंड में याद ही रख लेनी है, क्यों, क्योंकि उसके बगैर कोडिंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो वैसी चीजें जो ठीक है है। वो हम तो टोटली मेमोराइज ही कर लेनी है, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे ना तो मेमोराइज करना बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, बहुत ही हम्म। आसान है। थोड़ा सा टाइम देना है तो 4 दिन से लेकर के 10 दिन या 12 दिन, है ना, अगर थोड़ा सा आपको मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है वैसा कोई बोलता है ना, तो भी 15 दिन में तो हो ही जाता है। ठीक है, तो इतना इजी होता है। ठीक है। थोड़ा सा एक कोई किसी का है ना, थोड़ा म्यूट कर दीजिए, जब जरूरत होगा ना तो अनम्यूट कर लेना। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है कि कुछ चीजें मेमोराइज ही करनी है। तो उसमें से ही एक चीज जो है जहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे वो है मॉडिफायर। ठीक है, तो मॉडिफायर को कैसे करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके पहले मेडिकल कोडिंग का थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो मेडिकल कोडिंग वैसे तो आप लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो आपको पता है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन किस तरह से होता है उसके हिसाब से एक बार यहाँ से हम पढ़ेंगे। Each time an individual receives healthcare record is maintained of the resulting observations, medical or surgical interventions, diagnostic tests and studies and treatment outcomes। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि यूएस में ऐसा है कि पेशेंट अगर डॉक्टर के पास में जाएगा ना कुछ भी कारण से, तो डॉक्टर उसका चेकअप करेगा और साथ में रिकॉर्ड भी करेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, किसके लिए आया था, क्या उसने मेडिसिन दिया है, क्या वर्कअप किया है, जो भी होगा A to Z रिटर्न फॉर्मेट में एकदम क्लियर वे में होता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग रिटर्न और डिक्टेटेड मेडिकल रिकॉर्ड इनटू ए सीरीज ऑफ न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि कोडिंग में होता क्या है कि एक रिकॉर्ड होगा उसको पढ़ना है, और उसमें से डायग्नोसिस रिलेटेड कोड हम आईसीडी बुक का यूज करके फाइंड आउट करेंगे, और जो भी प्रोसीजर सर्विसेज है उसको सीपीटी का बुक में से निकालेंगे, सीपीटी कोड। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये दो कोड फाइंड आउट करना आना चाहिए, मतलब कि यूज आना चाहिए, आईसीडी का बुक कैसे यूज करना है और सीपीटी का बुक कैसे यूज करना है। ठीक है, दीज आर टू दीज आर सेपरेट कोड सेट्स टू डिस्क्राइब डायग्नोसिस। एक चीज है ये मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज प्रोसीजर्स, ये दूसरी चीज है, और सप्लाईज एंड सप्लाईज ये तीसरी चीज है। ठीक है, तो जो डायग्नोसिस है उसको हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ICD-10 CM की बुक होती है। ठीक है, तो ICD-10 CM में से जो भी होगा वो हमें डायग्नोसिस के कोड मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, फिर मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज प्रोसीजर, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीपीटी का बुक यूज करेंगे। ठीक है, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी जो होगा वो उसका बुक होगा। और ये जो सप्लाईज है उसके लिए हम क्या करेंगे, हिकपिक्स की बुक यूज करेंगे। तो टोटल 3 बुक्स को हमको एग्जामिनेशन सेंटर में हमको दिया जाएगा, ओरिजिनल बुक होती है कलर वाली वो दे जाती है, तो इसका यूज करके ओपन बुक एग्जाम होता है वो हमें देना है। These code sets serve as a common language to ease data collection, for example, track disease, to evaluate the quality of care and to determine costs and reimbursement। तो ये इसका पर्पज है कि ये कोडिंग करने से फायदा क्या होगा। ठीक है, तो कोडिंग करने से फायदा क्या है कि कॉमन लैंग्वेज होता है, मतलब कोडिंग मतलब क्या होता है कि एक शॉर्ट कोड होता है ना। तो मान लो 1000 रिपोर्ट है और 1000 रिपोर्ट पढ़ के आपको फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हाइपरटेंशन से प्रभावित है, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना, काफी टाइम लगेगा। लेकिन कोडेड चार्ट है 1000 कोड, तो आराम से निकाल लोगे कि I10 वाले कितने हैं, तो इमीडिएटली मिल जाएगा।
है ना। तो ट्रैकिंग इस तरह से होता है। फिर इवेल्युएट क्वालिटी ऑफ केयर, किस तरह से मतलब कि जो प्रोवाइडर डॉक्टर अपनी केयर प्रोवाइड करते हैं कैसे डॉक्यूमेंट करता है, तो उसका भी ये सब होगा तो ही आप अच्छे से इवेल्युएशन हो पाएगा कैसे क्वालिटी मेंटेन की जाती है वो। ठीक है। और कॉस्ट एंड रीइंबर्समेंट, मतलब कि मान लो काफी पॉपुलेशन ऐसा है कि जिनको डायबिटीज है, तो ऑब्वियसली डायबिटीज रिलेटेड ड्रग्स का जो प्रोडक्शन होगा उसमें कितना खर्चा आएगा, जो भी संसाधन होंगे रिसोर्सेज होंगे उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, वो सारा इसके साथ में रिलेशन होता है। ठीक है। तो ये इसका कोडिंग का, मेडिकल कोडिंग का पर्पस है। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सीपीटी से स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी छोड़ देते हैं अबाउट ICD-10 और डायरेक्टली सीपीटी पे आ जाते हैं। तो यहाँ से रीड करो कोई भी एक, फास्ट रीड करना है। जब भी रीड करेंगे ना तो ज्यादा हम समझने में स्लो नहीं करेंगे, रीड मतलब जितना फास्ट हो सकता है उतना करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। या कोई भी एक इनिशिएटिव लीजिए, कोई भी एक बंदा, 3 लोग हो ना, 3 में से कोई भी कर सकते हो स्टार्ट। या प्रियंका आप कीजिए। Okay. About CPT for current procedure terminology, fourth edition. This is used for procedure, operation, corrective measures, that is remedy or solution. Category first CPT, 5-digit numerical code, mandatory for reporting and reimbursement, annually reviewed and updated by AMA effective Jan 1st. Category second CPT, 5-character alphanumeric codes, example 3100F. Optional performance measurement tracking course, PQRS MIPS, released 3 times a year and effective 3M after M means publication. months, 3 months after publication. Okay. Category third CPTs, 5-character alphanumeric code ending with T, example 00132T, temporary codes assigned by AMA for emerging technology services and procedure can be reported alone without category 1 code. Updated 2 times a year and released on 1st and July 1st, Jan 1st and July 1st with effective date for use 6 months after publication. These are the 6 sections of CPT. First, पहला है ENM, second anesthesia, third है surgery, fourth है radiology and fifth is lab and path, sixth is medicine. ओके तो ये हमारे 6 सेक्शन है और ये हमें याद रखना ही रखना है। कोई भी पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ना। तो सीपीटी की जो बुक होगी ना उसमें कितने सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, तो इसकी रेंज जो है वो भी याद रखनी है, 992022 to 99499। ठीक है। तो जो भी होगा ENM के रिलेटेड कोड होगा वो इतने में से ही होगा, है ना। इसमें से बाहर का है तो मतलब कि वो ENM का नहीं है। ठीक है। फिर एनेस्थेसिया, सेकंड जो सेक्शन है वो एनेस्थेसिया है। तो एनेस्थेसिया में रेंज क्या है, 00100 to 01999। ठीक है। तो इसमें से जो भी कोड होगा वो क्या होगा, हमारा एनेस्थेसिया के रिलेटेड ही होगा। ठीक है। ओके। तो ये एनेस्थेसिया का रेंज होगा। और सर्जरी का रेंज क्या है, 10,000 से लेकर के 60,000 का, मतलब कि 10,000 की सीपीटी होगी वो इंटेग्यूमेंट्री की होती है, 20 की मस्क्यूल होगी, इस तरह से होता है। ठीक है। तो वो भी हम बाद में देखेंगे। और रेडियोलॉजी का होगा 70,000 सीरीज, वो रेडियोलॉजी के सारे कोड होंगे। लैब पैथ में 80,000 सीरीज है, तो मतलब 80 से स्टार्ट होने वाला जो भी होगा सर्विस लैब पैथ रिलेटेड होगा। और मेडिसिन का जो है वो 90,000 है, मतलब ये 90 से शुरुआत होने वाला है। ठीक है। तो सीपीटी है वो क्या है, सीपीटी -4। तो ये जो है वो क्या है, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। और जो 4 है वो क्या है, फोर्थ एडिशन, यहाँ पे फोर्थ एडिशन है। ठीक है। दिस इज यूज फॉर प्रोसीजर, ऑपरेशन, करेक्टिव मेजर, रेमेडी और सॉल्यूशन। मतलब कि जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, रेमेडी होगा, वो हमारा इसमें मिलेगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोसीजर, ऑपरेशन या सर्विसेज बोलेंगे।
ठीक है, तो उसका जो भी कोड होगा वो हमें इस बुक में से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी फोर्थ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के कोड है। ठीक है, कैटेगरी 1 सीपीटी कोड, कैटेगरी 2 सीपीटी कोड, कैटेगरी 3 सीपीटी कोड। तो इसमें जो कैटेगरी 1 सीपीटी कोड है वो हमेशा क्या है, 5 डिजिट न्यूमेरिकल, सारे के सारे नंबर ही होंगे। ठीक है, पांचों के 5 जो होंगे ना डिजिट, वो नंबर्स ही होंगे, 1 to 9, जीरो भी होगा। ठीक है, 0 to 9 ऐसा समझ सकते हो। और ये क्या है, मैंडेटरी फॉर रिपोर्टिंग एंड रीइंबर्समेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बिना फिजिशियन को पेमेंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंडेटरी मतलब कि कंपलसरी है। ठीक है, तो ये कंपलसरी है रिपोर्ट करना। और एनुअली रिव्यूड एंड अपडेटेड बाय एएमए इफेक्टिव January 1st। तो ये जो काम है मतलब कि रिव्यू अपडेट करने का और सीपीटी का बुक का पब्लिश करने का, वो किसका है, एएमए का है। तो एएमए का फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज एब्रीविएशन फॉर एएमए? मेडिकल एसोसिएशन। ओके, वेरी गुड। ओके, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये सब काम उसके जिम्मेदारी में आता है, मतलब कि जो भी है वो हर जनवरी में रिवीजन होता है और लेटेस्ट जो भी होगा अपडेशन और वो सब मिलता है, तो वो हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे 2023 से कुछ चेंज होगा तो हमें 2023 वाला ही, अगर सर्विस डेट जो है 2023 की है तो हमें वही लगाने हैं, लेकिन सर्विस डेट अगर 22 की है तो बात अलग है, तो फिर वो 22 वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है। ठीक है, फिर कैटेगरी 2 सीपीटी है। तो यहाँ पे क्या है कि 5 कैरेक्टर के अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक के मतलब के एक कैरेक्टर ऐसा है जो हमारा अल्फाबेट होगा, बाकी के 4 तो नंबर ही है। तो फॉर एग्जांपल 3100F। तो ये जो है सीपीटी कैटेगरी 2 कोड है वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो ऑप्शनल है मतलब कि ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट ट्रैकिंग कोड्स है, मतलब कि इससे जो प्रोवाइडर है ना उनको कैसे मतलब काम कर रहे हैं उनके बेस पे कुछ अमाउंट दिया जाता है, $0.1 या ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट ट्रैकिंग कोड्स है। तो पेमेंट हल्का सा, बहुत ही माइनर पेमेंट बढ़ता है इससे। जो भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रोवाइडर, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उस केस में ये कोड यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में दिया है तो हमें पढ़ना है। तो रिलीज 3 times a year एंड इफेक्टिव 3 months आफ्टर पब्लिकेशन। ठीक है, तो रिलीज 3 बार होते हैं, मतलब कि हर 4 महीने में एक बार। और जब रिलीज होंगे ना तो उसके बाद में 3 महीने के बाद में इसका इफेक्टिव होगा, मतलब यूज करना जो स्टार्ट होगा वो 3 महीने के बाद में, रिलीज होने के 3 महीने के बाद में होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है ना, ये पहला और ये, तो ये तो हमें याद रखना ही है, ये नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, है ना। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोडिंग गाइडलाइन में जो क्वेश्चन आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद है तो फिर हमें बुक में जाके देखना जरूर नहीं पड़ेगा, टाइम सेव हो जाएगा। फिर कैटेगरी 3 सीपीटी कोड, तो ये भी क्या है, 5 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड एंडिंग विथ टी। तो ये बहुत सिंपल है कि एंड में क्या मिलेगा, कैपिटल टी ही होगा। ठीक है, तो एंड में कैपिटल टी है, मतलब कि वो क्या है, कैटेगरी 3 सीपीटी कोड है। ठीक है, तो वो क्या चीज है, तो यहाँ पे लिखा है ना, टेम्पररी कोड असाइंड बाय एएमए फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स कैन बी रिपोर्टेड अलोन विदाउट कैटेगरी 1 कोड। ठीक है, तो ये टेम्पररी कोड है। ठीक है, तो टेम्पररी कोड का एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज कोविड रिलेटेड है। कोविड कब से स्टार्ट हुआ है, 2019 में हुआ था ना, 2020 में सॉरी। ठीक है, तो 2020 के बाद में जो भी कोविड रिलेटेड सर्विसेज के जो आईसीडी सॉरी सीपीटी कोड है वो इन्होंने क्या किया, कैटेगरी 3 में लगाया है। ठीक है, और जैसे जैसे 22 और 23 आएगा तो उसको फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कैटेगरी 1 में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन पहले जब भी होगा कोविड वाला जो भी होगा वो टी वाला ही होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में उसको कन्वर्ट करके परमानेंट मतलब कैटेगरी 1 सीपीटी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, अपडेटेड 2 times a year एंड रिलीज ऑन January 1st एंड July 1st विथ इफेक्टिव डेट फॉर यूज 6 month आफ्टर पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये कैटेगरी 1, 2 एंड 3 सीपीटी कोड का हमें पहला 2 पॉइंट हमें एकदम याद रखना है। कैटेगरी 1 में तो तीनों सिंपल है। ठीक है, तो तीनों के तीनों रखने हैं, लेकिन कैटेगरी 2 और 3 दोनों का 2-2 पॉइंट।
ठीक है, तो कोई एक बंदा बताएगा क्या क्या देखा हमने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सीपीटी कोड, क्या क्या हमने देखा। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। कोई पूछेगा इंटरव्यू में तो कैसे बोलेंगे, क्या आंसर होगा हमारा? या किसी को भी बोलना है, ठीक है, इसमें इतना आपको गलती हो जाएगी ऐसा बिल्कुल डर नहीं रखना है, ठीक है। सेशन में बोलोगे ना तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि भाई गलती हो जाएगा तो क्या होगा। जो भी होगा आपको बेनिफिट मिलेगा, बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। रोटेशन में सबको बारी बारी से बोलना है, तो किसी के एक के ऊपर ज्यादा वो नहीं आएगा, ठीक है। या प्रमोद आप बताइए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सीपीटी कोड क्या है? सामने ही है, ठीक है, सामने से है, लेकिन रीड नहीं करना है अभी आपको। मैं बोलना है मतलब कि आपकी तरह से बोलना है, ठीक है, आपके माइंड में से बोलने की कोशिश करनी है। Can you check with हेलो, I was saying so. हेलो। Hello. या Sir, can you check with someone? Actually, I was saying so. From the end. ओके, नो प्रॉब्लम। या कोई और ये बोलते हैं कि उनको कुछ है दिक्कत और किसी और को चांस दिया जाता है, तो बताइए, कोई भी बोलिए। आस्था, सैली या प्रियंका, या यू कैन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। या कोई भी। ओके, कैटेगरी फर्स्ट जो सीपीटी होती है, कैटेगरी फर्स्ट में जो सीपीटीज आती है वो 5 डिजिट्स न्यूमेरिकल सीपीटीज होती है, वो मैंडेटरी होती है और वो साल में एक बार ही अपडेट होती है जैन फर्स्ट को। और जो कैटेगरी 2 होती है ये अल्फा न्यूमेरिक होती है और ये साल में 3 बार रिवाइज होती है। ओके, वेरी गुड। या कैटेगरी और 3। अच्छा, थर्ड भी बतानी है। थर्ड वाले में ये होता है कि वो भी अल्फा न्यूमेरिक होती है और ये साल में 2 बार अपडेट होती है, जैन फर्स्ट और जुलाई फर्स्ट को, और ये टेम्पररी बेस कोड होते हैं। ओके, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये कितनी बार अपडेट होगा, वो अगर नहीं भी रहता है ना तो उसका टेंशन नहीं लेना है, हमें पहले 2 पॉइंट याद रखना है ना। तो कैटेगरी ओके। 2 वाला होगा ना तो उसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे ना तो एफ ही होता है, एंड में एफ मिलता है, ठीक है, कैपिटल एफ। ठीक है, तो हम्म। सारे के सारे एंड में एफ मिलेंगे। और लेकिन ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑप्शनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट ट्रैकिंग कोड होते हैं, है ना। आप लोग शायद PQRS मिप्स के इसमें कुछ यूज भी करते होंगे ये सारे सीपीटी, और ये हम्म। आपको रहता है तो ठीक है। और जो कैटेगरी 3 है वो क्या है, एंडिंग विथ टी होगा, तो एंड में टी ही मिलेगा, है ना। तो ये क्या होता है कि टेम्पररी कोड होते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए, और इसको हम बिना कैटेगरी 1 कोड के यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी 2 कोड है ना उसमें ऐसा नहीं है। कैटेगरी 2 कोड में क्या है कि हमारे पास ये यूज करना है कैटेगरी 2 सीपीटी कोड, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी 1 की सीपीटी यूज करनी ही होगी। अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता है, यहाँ पे भले नहीं लिखा है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आप करते हो कि नहीं करते हो, कहीं PQRS मिप्स का यूज होता है आपकी कोडिंग में? ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन हमें इसके लिए क्या है कि मैंडेटरी है कि कैटेगरी 1 का भी यूज किया जाए, तभी ये यूज होगा। लेकिन कैटेगरी 3 में ऐसा नहीं है, कैटेगरी कैन बी रिपोर्टेड अलोन विदाउट कैटेगरी 1 सीपीटी कोड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ओके, और 6 सेक्शन हमारे होते हैं वो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम मेमोराइजिंग पे आते हैं कि हमें कुछ चीजें ऐसी होती है, लगभग 12 पेजेस रहते हैं जो हमें रट लेने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से सारा A to Z जो भी उस पेज पे होगा ना वो हमें याद रखना है। तो मैंने जो आपको जो बुक दिया है ना तो उसमें 16 नंबर का पेज है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली लिस्ट ऑफ मॉडिफायर है और ये सिंबल है, तो ये सारे के सारे इसमें से पेज में से एक भी आइटम हमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सारी की सारी रट लेंगे। ठीक है, क्या छोड़ना है वो मैं बता दूंगा, 4-5 चीजें ऐसी है जो नहीं करेंगे तो चलेगा। वो मैंने यहाँ पे इसमें से निकाल भी दिया है, आपको बुक में जो मिलेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें सारा का सारा इस पेज पे याद रखना है, ताकि इसमें से कुछ आएगा ना तो हम ये पेज का विजिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट माइंड टू माइंड ऑपरेट करेंगे, ताकि स्मूथ परफॉर्मेंस हो, हमें एकदम लोड नहीं होगा, माइंड को कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम भी सेव होगा।
तो सिंबल है, तो सिंबल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये भी कुछ है नहीं लेकिन याद रख लेंगे, 7 है टोटल। ठीक है, तो ट्रायंगल का सिंबल है वो हमेशा इसमें ब्लू कलर में होगा। ठीक है, ब्लू कलर में देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये बुक है ना, तो उसमें कहीं कहीं पे कोड के आगे ट्रायंगल मिलेगा ब्लू कलर का, तो उसका कैसे समझना है। और देखो इस तरह से है ना, ब्लू कलर का ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया, रिवाइज्ड कोड है, रिवाइज्ड सीपीटी कोड। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन जो होगा ना, तो उसमें 2022 की बुक है, तो मतलब कि 2022 में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल जो है वो ब्लू कलर का रिवाइज्ड कोड। ठीक है, फिर ऐसे ये होगा वो न्यू कोड होगा, रेड कलर का होगा, तो ये न्यू कोड है, मतलब कि उस साल के अंदर 2022 की बुक में जिस कोड के आगे रेड कलर का ऐसा सर्कल होगा, तो वो उसी बुक में मिलेगा। 2022 में है तो मतलब 2022 वाली बुक में मिलेगा, लेकिन 2021 2020 वाली बुक होगी ना, उसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही 2022 में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। ठीक है, न्यू कोड रेड कलर, और इस तरह से दो ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, और कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिवाइज न्यू और रिवाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये न्यू और रिवाइज टेक्स्ट है ना, उसका मतलब क्या है कि देखो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है ना 35,600 का एक्सप्लेनेशन, तो उसमें न्यू है या तो फिर रिवाइज्ड है। ठीक है, या तो ऑल टुगेदर न्यू है या फिर कुछ ना कुछ चेंज किया गया है 2021 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यू और रिवाइज्ड टेक्स्ट दो ट्राइंगल के बीच में है ग्रीन कलर के। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो एड ऑन कोड है ना, प्लस का सिंबल होगा तो ये क्या होगा, एड ऑन कोड। और इस तरह से जो एक सर्कल होगा और उसके ऊपर बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, और इसका होगा एग्जाम्पशंस टू मॉडिफायर 51। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है मॉडिफायर, तो उसका चिंता नहीं करना है, इतना याद रखना है कि मॉडिफायर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है और सीपीसी एग्जामिनेशन में स्कोर बढ़ाने में हेल्प करता है, बस इतने ही याद रखना है। ठीक है, मॉडिफायर अगर मैं याद रख लूंगा तो मुझे स्कोर इजीली मेरा बढ़ जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, इतना याद रखना है फिलहाल के लिए, है ना। डेफिनेशन क्या होते हैं वो बाद में हम देखेंगे। तो ये जो होगा वो एग्जाम्पशन टू मॉडिफायर 51। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो प्लस का सिंबल है वो क्या है, एड ऑन कोड है। ठीक है, तो एड ऑन कोड होगा ना, तो उसके साथ में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे कौन सा मॉडिफायर, 51 मॉडिफायर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, ठीक है, एड ऑन कोड जो होगा ना उसके साथ में हम 50 मॉडिफायर भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज हमें याद रखनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी के बारे में, ठीक है, एड ऑन कोड है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके आगे कुछ ना कुछ दूसरी सीपीटी लगानी पड़ेगी, जो कि हमारी क्या होगी, कहलाएगी प्राइमरी सीपीटी कोड। है ना, तो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कोच है ना, रेलवे में क्या होता है, एक इंजन होता है और बाकी के कोच होते हैं। ठीक है, तो कोच को चलाना है तो मुझे क्या है, इंजन चाहिए ही चाहिए। है ना, तो प्राइमरी सीपीटी जो है वो हमारा इंजन है, और एड ऑन सीपीटी जो है ना वो क्या है, हमारा कोच है। इस तरह से समझना है। ठीक है, तो कोच को अगर पटरी पे मुझे मूव करना है तो मेरे को इंजन चाहिए, तो ऐसे ही एड ऑन कोड को अगर मुझे यूज करना है, एड ऑन सीपीटी कोड को, तो मुझे पहले प्राइमरी सीपीटी यूज करूंगा और उसके बाद में ही मैं एड ऑन कोड वाली सीपीटी यूज करूंगा। ठीक है, क्लियर है। Yes. Yes, ओके, sir. या अब ये जो है Yes. एग्जाम्पशन टू मॉडिफायर 51, तो एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है कि छोड़ देना, है ना। एग्जाम्प्ट मतलब कि उसको हटा देना, छोड़ देना। तो मतलब कि ऐसा सिंबल जो भी सीपीटी के आगे होगा ना, तो वहां पे भी हम 51 यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो 35,600 के साथ में हम 51
नहीं यूज कर सकते। मतलब साथ में का मतलब क्या है कि इस तरह से हम लिख नहीं सकते हैं 35600 डैश 51 इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिंबल ही उसके लिए है कि 51 इसके साथ में जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये सिंबल ही इसका है कि 51 एग्जाम्प्ट है, तो उसके साथ में 51 तो जाएगा नहीं। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एड ऑन और इसमें, है ना। तो एड ऑन और एग्जाम्पशन टू मॉडिफायर 51, उसमें क्या डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी वैसे इनडायरेक्टली बता दिया है। कोई बता पाएगा कैसे क्या डिफरेंस है? क्या होगा डिफरेंस? एड ऑन सीपीटी नेवर कोडेड एज ए प्राइमरी, और फर्स्ट लिस्टेड। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पशंस टू, ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि एग्जाम्पशन टू 51 जो सीपीटी होगी ना, उसको मैं एज ए प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट लिस्टेड ये अकेले यूज कर सकता हूँ 35600, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे एड ऑन का कोई है तो मैं एड ऑन का भी बता देता हूँ। ये जैसे हो गया, ठीक है, तो इस तरह का सीपीटी होगा ना, तो इस तरह से पहले ये यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कर सकते, क्या करेंगे पहले कोई प्राइमरी लगाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? नीचे देखो क्या लिखा है, यूज 35683 इन कंजंक्शन विथ 35556, है ना। तो इसमें से कोई भी एक जो होगा सीपीटी वो पहले लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी सीपीटी कहलाएगा, प्राइमरी सीपीटी, है ना। और उसके बाद में हम ये लगाएंगे तब वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये एड ऑन है, ये हम कभी भी पहले यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एग्जाम्पशन टू 51 है वो हम कर सकते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस बता दिया मैंने। ठीक है, और इस तरह का ये जो सिंबल है वो प्रोडक्ट पेंडिंग एफडीए अप्रूवल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो है वो आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस हैश का सिंबल है। ठीक है, हैश। तो आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस, आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस से क्या मतलब है कि मान लो 8 है, वो कहाँ मिलता है सीरीज में, 7 और 9 के बीच में मिलता है ना। लेकिन आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस कोड होगा ना, तो फिर 8, 7 और 9 के बीच में नहीं मिलेगा, वो कहीं पे भी मिलेगा। मतलब कि 15 से 20 के बीच में हो गया, तो वो इस तरह से अगर कुछ चेंज किया गया है तो वो वाले जो होंगे ना सीपीटी कोड, उसके आगे इस तरह का सिंबल मिलेगा। ठीक है, आउट ऑफ न्यूमेरिकल मतलब कि उसके साथ में रेंज भी दिया जाएगा, वहां पे देखना होगा हमें। ठीक है, तो ये सिंबल हमें याद रखना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, और बाद में ये सारे मॉडिफायर याद रखने हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारा पहला दिन है ना, तो हम क्या करेंगे, एनेस्थेसिया पे फोकस करेंगे, क्योंकि एनेस्थेसिया छोटा सा सेक्शन होता है और एनेस्थेसिया इजीली हो जाता है। ठीक है, तो एनेस्थेसिया में ये जो भी कोने में जो भी मिल रहा है ना, वो सारा का सारा एनेस्थेसिया का होता है। ठीक है, तो एनेस्थेसिया का रेंज सीपीटी का क्या है वो पहले तो पता रखना है हमें कि कौन सी रेंज की सीपीटी एनेस्थेसिया के क्वेश्चन में यूज होती है। तो कौन सा है यहाँ पे, 00100 से लेकर के 01999। ठीक है, उसमें से कोई भी आता है तो मतलब कि वो एनेस्थेसिया का ही सीपीटी होगा। ठीक है, और मॉडिफायर है मतलब कि ये सारे जो मॉडिफायर है वो एनेस्थेसिया के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये P1 से लेकर के ये जो भी है वो हम इसके साथ में यूज कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा कोई भी सीपीटी है तो यूज नहीं कर पाएंगे ये वाले मॉडिफायर, है ना। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको सही है या गलत है वो बताना है। ठीक है, सही है या गलत है? गलत है। गलत है सर। ओके, करेक्ट।
Correct. Wrong. Wrong है. Wrong. ये भी wrong है. Correct. ओके तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है. जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो ABCD में इस तरह से कुछ भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है ना तो ये अंडरस्टैंडिंग एकदम माइंड में क्लियर रखना है और जैसे ही आप देखोगे अप्लाई करके निकाल देना है. अगर कुछ भी रॉन्ग है तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो इमीडिएटली वो फॉलो करना है, अप्लाई करना है ये गाइडलाइन, है ना. तो काफ़ी आसानी से हो जाता है. मतलब काम क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है कौन सा नहीं है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे मॉडिफायर देखेंगे और ये जो भी है कोने में ये वो सारा देख लेंगे. तो P1 P2 P3 ये सब क्या होता है, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर, है ना. इसको फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर बोलते हैं. मतलब कि पेशेंट का फिजिकल स्टेटस इसमें से पता चलता है. ठीक है. तो P1 जो है वो क्या है, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है और P2 है वो पेशेंट विथ माइल्ड सिस्टमिक डिजीज. ठीक है, माइल्ड है सिस्टमिक डिजीज. P3 है वो सीवियर सिस्टमिक डिजीज, पेशेंट को सीवियर सिस्टमिक डिजीज है, मतलब कि हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलिटस इस तरह का जो होगा ना वो सीवियर है. P3 हमारा क्या होता है, सीवियर सिस्टमिक डिजीज. और P4 हमारा सीवियर सिस्टमिक डिजीज दैट इज कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ, है ना. तो थोड़ा सा लंबा है, सीवियर सिस्टमिक डिजीज तो है ही है लेकिन कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ है, ऐसा है P4. और P5 है वो मॉरिबंड पेशेंट नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन. मॉरिबंड का मतलब है कि मरने के कगार पे जो है ना वो पेशेंट. ठीक है, अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो चांस ज्यादा है कि मर सकता है. तो ये मॉरिबंड पेशेंट नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन P5. P6 है वो डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड पेशेंट, है ना. तो यहाँ पे पेशेंट का जो ब्रेन है वो डेड है लेकिन बाकी के कुछ ऑर्गन काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट काम कर सकता है और किडनी लीवर इस तरह से है वो चालू है. तो मतलब के उसको फिर क्या करेंगे, रिमूव कर सके दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. ठीक है. तो P6 क्या है, डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड पेशेंट हुज ऑर्गन्स आर बीइंग रिमूव्ड फॉर डोनर पर्पस. ठीक है. तो ये P1 to P6 है, बहुत इजीली याद रह जाते हैं, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर है. ठीक है. और ये जो है 7 मॉडिफायर वो क्या है, हिक्पिक्स लेवल 2 मॉडिफायर है. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है, ए. तो ए का डिस्क्रिप्शन क्या है, एनेस्थेसिया बाय एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट. ठीक है. तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट है वो क्या है, कौन सा पर्सन है जिसने MD किया हुआ है ना. MD इन एनेस्थेसियोलॉजी किया है वो बंदा जो होगा वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या एनेस्थेटिस्ट कहलाएगा. तो वो खुद ऑपरेशन करता है, वो खुद एडमिनिस्टर करता है एनेस्थेसिया. तो CPT के साथ में ए लगाएगा, डैश करके ए लगाएगा. ठीक है. और ये QZ है, QZ है तो मतलब क्या है कि एनेस्थेसिया बाय CRNA इंडिपेंडेंटली. ठीक है. तो CRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट, है ना. तो नर्स एनेस्थेटिस्ट है मतलब कि उसको एनेस्थेटिस्ट जितनी लिबर्टी नहीं होती है लेकिन कुछ लिमिटेड उसको मिलता है. ठीक है. तो ये इंडिपेंडेंटली अगर एडमिनिस्टर करेगी, है ना. CRNA जो होगा वो अगर एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर करता है इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सुपरविजन तो फिर QZ जाएगा CPT के साथ में. ठीक है. फिर QX है, उसमें क्या है, एनेस्थेसिया बाय CRNA अंडर सुपरविजन. ठीक है. तो अंडर सुपरविजन से मतलब क्या है कि कोई एनेस्थेटिस्ट होगा वो सुपरवाइज करेगा इनको, है ना, CRNA को. और ऐसे CRNA काम करेगी तो फिर क्या करेंगे कि सुपरवाइजर जो होगा वो भी सेम CPT यूज करेगा लेकिन अगर एनेस्थेटिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, AA यूज करेगा. और ये जो CRNA है वो क्या करेगा, सेम CPT के साथ में QX यूज करेगा, है ना. सपोज एक ऐसी CPT है जिसका नंबर ये है 01200, है ना. कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एज्यूम कर लो. ठीक है. तो ये जो काम है वो दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, एक एनेस्थेटिस्ट है और एक CRNA है अंडर सुपरविजन. ठीक है.
तो सेम सीपीटी दोनों लोग रिपोर्ट करेंगे। तो एनेस्थेटिस्ट क्या करेगा, ये इस तरह से लिखेगा, है ना, बिल करेगा, और सीआरए क्या करेगा, 0 1 2 2 क्यू एक्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्यू वाई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए मैं बताया, यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, अभी देखो, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मॉनिटरिंग वन कॉन्करेंट केस, है ना, तो एक कॉन्करेंट केस है, मतलब कि एक ही केस, जो जो एनेस्थेटिस्ट है वो एक कॉन्करेंट केस मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पे, वो क्यू वाई लगाएगा। ठीक है, और ये क्यू एक्स होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये जो एनेस्थेटिस्ट है सुपरवाइज तो कर रहा है, लेकिन कॉन्करेंटली वो 3 केस को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ये वाला मॉडिफायर जाएगा क्यू के, है ना, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मॉनिटरिंग 2 3 और 4 कॉन्करेंट केस। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 3 केस है, तो यहाँ पे मुझे ये वाला मॉडिफायर लगाना पड़ेगा क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी ये तो सेम ही रहेगा, है ना, सीआरएन अंडर सुपरविजन का एक ही मॉडिफायर होता है, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो थोड़ा और चेंज आता है। एडी जो मॉडिफायर है वो क्या है, एनेस्थेसियोलॉजी मॉनिटरिंग मोर देन 4 कॉन्करेंट केस, मतलब कि 5 6 7 ऊपर। ठीक है, 5 से लेकर के कोई भी ऊपर का होगा ना, तो फिर हमें एडी यूज करना पड़ेगा। तो यही एग्जांपल यहाँ पे मान लो मैं 5 केस लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, एडी लगाना होगा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के लिए, बाकी सीआरएनए का सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये जो है वो क्यूएस मॉनिटर्ड एनेस्थेसिया केयर, एमएसी। ठीक है, तो ये क्यूएस होता है मॉडिफायर। जब भी मॉनिटर्ड एनेस्थेसिया केयर इस तरह से कुछ मिलता है तो हम ये वाला मॉडिफायर सीपीटी के साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 मॉडिफायर है वो हिक्पिक्स लेवल 2 मॉडिफायर है। ठीक है, अब ये जो है वो हम देखेंगे, और एनेस्थेसिया का सेक्शन में जाते हैं।